नमस्कार दोस्तों, एड्यूवर्स न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ से आप इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमने एक रिसेंटली न्यू इंस्टाग्राम पेज बनाया है जहां पे सभी इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पिक्चर और साथ में उसके हाइलाइट्स करते हुए आपको दिखाई जाएगी, पोस्ट की जाएगी। तो आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, है ना। एड्यूवर्स_न्यूज़_एनालिसिस के नाम से ही तीनों है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब, तीनों जगह है। आप तीनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, वैसे हमने कल ही डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री मीट्स बिडेन, यहाँ पे देखिए टॉक्स विथ 8 लीडर, तो बाइडेन वगैरह इन बाली के अंदर यहाँ पे मीटिंग हुई थी। किस चीज़ की मीटिंग हुई थी आपको बताना है, G20 की, है ना। तो G20 की मीटिंग हुई थी, आप सभी लोगों को ये चीज़ें तो पता ही है ना। इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने प्रीवियस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, है ना। आज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये जनरली लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफर साइड में सब्जेक्ट्स में आती है जो लोगों की कवर नहीं हो पाती है। हम कोशिश करेंगे साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक टॉपिक को लिंक करते हुए आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की। वाइडनिंग डेफिशिएट, सबसे पहले समझना है कि डेफिशिएट होता क्या है। डेफिशिएट का मतलब अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, डेफिशिएट का मीनिंग क्या होता है। एक तरीके से किसी चीज में कमी हो जाना, है ना। कमी हो जाना ही क्या होता है, डेफिशिएट होता है। इंडिया ट्रेड डेफिशिएट वाइडनिंग $26.9 बिलियन लास्ट मंथ फ्रॉम अक्टूबर 2021 एस एक्सपोर्ट्स श्रैंक वाज 16.7%। अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, मतलब ट्रेड में कमी। अब ट्रेड में कमी किस तरीके से, अब देखेंगे एक्सपोर्ट, हम कुछ सामान अपने एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, कुछ सामान हम इंपोर्ट करते हैं, अंदर लेके आते हैं, है ना, इंडिया में। नाउ अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक हो गया है 16.7%। मतलब ये आप ध्यान से देखेंगे तो जो सिर्फ हल्का ब्लू में है ना, वो क्या है 35 पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो वो अक्टूबर 2021 का डेटा है और ये 2022 का डेटा है। ओके, ये दोनों डेटा को आप कंपेयर कीजिए कि जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे वो 35.73 यूनिट करते थे, ऐसा यूनिट समझिए कि 35.73 यूनिट करते थे, $35.73 बिलियन। क्लियर हुआ पॉइंट। नाउ ये जो है अभी 2022 में अक्टूबर में कितना हो गया है, 29.78, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6.7% जो है वो एक्सपोर्ट हमारा घटा है, श्रिंक हुआ है। क्लियर हुआ पॉइंट। इंपोर्ट कितना घटा है, इंपोर्ट भी घटा है। अच्छा, इंपोर्ट घटा है क्या, नहीं, इंपोर्ट बढ़ गया है। देखिए नेगेटिव और नेगेटिव दोनों जुड़ रहा है, मतलब या तो एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है और इंपोर्ट घट गया है, सॉरी इंपोर्ट भी बढ़ गया है। मतलब अगर इंपोर्ट घट जाता तो थोड़ा सा डेफिसिट कम होता, लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट के बढ़ने में प्रॉब्लम है और एक्सपोर्ट के घटने में प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये अगर आप इस तरीके से देख पाएंगे तो डेफिशिएट हमें देखने को मिलता है। डेफिशिएट यहाँ पे है इकोनॉमी के अंदर। ट्रेड डेफिशिएट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जब दोनों का आप डिफरेंस लेंगे किसी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे सपोज इन दोनों में हमने लिया डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा, डेफिशिएट हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस लिए 17.91 आया। क्लियर। नाउ अब फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस लिया, अगर आप इस तरीके से ये देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस लिया 2022 के डेटा में, तो ये हमारे पास ये डेटा निकल के आए। तो ये क्या है, डेफिशिएट है, कितना हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारा डेफिशिएट निकल के आ जाता है। तो ये जो डेफिशिएट है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इसके अंदर से छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ, डिटेलिंग जाने की कोशिश करता हूँ, जिसके साथ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपको पता है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
अगर आप देखिए ये है डेफिशिएट, आपको लगेगा कि हाँ सर ये बहुत ही छोटी सी चीज है, इसको आप लिख दीजिए ट्रेड डिफिशिएट, है ना। ये ट्रेड डिफिशिएट क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको ना। अब ये बताइए कि ट्रेड डिफिशिएट कब बढ़ेगा। क्वेश्चन आता है, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रेड डिफिशिएट बढ़ने की क्या क्या कंडीशन है। ऑप्शन ए रहेगा क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ट्रेड डिफिशिएट बढ़ेगा। तो ये जो वैल्यू है आप ध्यान से देखिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कब बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब ये वैल्यू बढ़ेगी, या इंपोर्ट बढ़ेगा तब ये वैल्यू बढ़ेगी। इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ेगा। और डेफिशिएट कब होता है, याद रखिएगा डेफिशिएट तब होता है जब वैल्यू हमारी नेगेटिव में आती है। क्लियर। तो इस वैल्यू को हमें नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव कब होगी, जब इंपोर्ट बढ़ेगा। ओके, तो अगर आप इंपोर्ट बढ़ रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा डेफिशिएट, ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है, कमी हो रही है। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं ट्रेड डेफिशिएट हो गया। और अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू जो है अगर माइनस करने के बाद पॉजिटिव आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, ट्रेड सरप्लस हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। मतलब ट्रेड का फायदा है हमको, हम ज्यादा व्यापार कर पा रहे हैं, हम ज्यादा सामान अपना बाहर भेज पा रहे हैं। मतलब वहां पे जब भी ट्रेड सरप्लस होगा उसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्लियर हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसको पॉजिटिव करना है तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, इसको नेगेटिव करना है तो ट्रेड डिफिशिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। अब ट्रेड डिफिशिएट की कंडीशन अगर हमने लगाई यहाँ पे नेगेटिव करना है तो इंपोर्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को घटाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि एक्सपोर्ट घटता है और इंपोर्ट बढ़ता है तो ट्रेड डिफिशिएट होता है। दोनों में से एक हो तो भी हो सकता है और दोनों हो तो भी होगा ही। क्लियर हुआ पॉइंट। और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो दोनों कंडीशन फेवरिंग कंडीशन है किस चीज की, ट्रेड डिफिशिएट की, वाइडनिंग डिफिशिएट। तो ट्रेड डिफिशिएट तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। ये हमने आर्टिकल को और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करते हैं, जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट करता है, सोसाइटी का एक टॉपिक है। रिसेंटली रिपोर्ट आई है और ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन पहुंच चुकी है। याद रखिएगा हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच चुकी है, 8 बिलियन। अब इसमें एक कुछ डेटास बताए जा रहे हैं कि 8 बिलियन जो पॉपुलेशन पहुंची है, 7 बिलियन थी पहले, 7 बिलियन से अभी 8 बिलियन पहुंची है। तो जो लास्ट की 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंची है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यहां पे देखने को मिलता है। याद रखिएगा इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबलाइजिंग, अभी तो स्टेबल हो रहा है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज सेज यूनाइटेड नेशन। लेकिन अभी बताया गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन टच्ड 8 बिलियन, है ना, ट्यूसडे को। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द माइलस्टोन हैविंग एडेड 177 मिलियन पीपल द लास्ट बिलियन पीपल बोर्न इन द वर्ल्ड। तो जो भी 7 बिलियन थे, 7 से 8 बिलियन पहुंचे हैं, तो वो जो लास्ट के 1 बिलियन जो बढ़ा हुआ है उसमें से 177 मिलियन पीपल तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, है ना। वो चाइना, जो चाइना से हम कंपेयर करते हैं हमेशा, तो चाइना ने 73 मिलियन पीपल को ऐड किया है। क्लियर हुआ। अब ये अच्छी बात क्या है हमारे लिए, कि अच्छी बात ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबल हो रही है ना। जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल में आ रहा है। आप जैसे देखेंगे कि बिहार में 2.1 फर्टिलिटी रेट है ना। बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड, मणिपुर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर यही है ना। 2.1 से 1.7 में कुछ बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं, आप रीड कर सकते हैं। 1.7 से 1.4 तक में रीड कर सकते हैं। 1.4 से लेस देन में भी रीड कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हमने देखा, और ये छोटी सी न्यूज थी जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि हमने टेलीग्राम ग्रुप तो आपको पता ही है कि बनाया है, जहाँ से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंस्टाग्राम में भी अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप हमारा जरूर से जरूर इस पेज को फॉलो कीजिए, @eduvers_news_analysis। ये हमारे चैनल का नाम है ना, और इसे आपको फॉलो करना है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। ये देखिए eduvers_news_analysis। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी
पुट करते रहेंगे। हर दिन आपको एक MCQ मिल जाएगा, आपको अटेंड करना है, अगले दिन उसका आंसर मिलेगा। साथ में साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स भी हम वहाँ पे किया करेंगे, हाईलाइट्स कर करके शेयर करेंगे। तो ये चीज़ भी आप वहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। आप सोशल मीडिया से नहीं बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, तो आपको एक ये पेज को फॉलो करना है और कभी कभी आपके फीड में दिख जाएगा सारी चीज़ें, है ना, टाइमलाइन में दिख जाएगा, तो देखते देखते आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो याद हो जाएंगी। तो ये करना है, आज से ही इसमें पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, आज पहला पोस्ट आएगा, तो आपको जाना है, इसको फॉलो करना है। क्लियर, ठीक है। साथ ही साथ एक छोटी सी और न्यूज़ है कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एग्जाम, आपके रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरीज है या कुछ भी है, या फिर सिंपली आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। _प्रकाश द्विवेदी _ के नाम से मेरी आईडी है। आप मुझे यहाँ पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरी आईडी है, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्यूवर्स द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, हम एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक होलिस्टिक वे में एक अच्छी एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 1 से है, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तमिलनाडु टू रिट्रीव 2 स्टॉलन एंटिक आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम US, है ना। तो ये पहले भी हमने ये न्यूज़ को डिस्कस किया है, और यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कुछ टेम्पल्स है, जैसे वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, ओके, तो वहाँ पे हमें मूर्तियाँ मिली थी, और वहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो कहीं और अपने को देखने को मिली थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 3 आइडियल्स जो है, अपने को पता होगा कि आइडियल विंग सम सस्टेन इन्वेस्टिगेशन इवेंचुअली ट्रेस्ड ऑल द 3 आइडियल ऑफ म्यूजियम लॉस एंजल्स इन द USA। तो हमारे यहाँ क्या किया गया है कि जो अंग्रेज आए थे और बाहर से जो भी लोग आए थे ट्रेड वेड करने, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ ऐसी मूर्ति रख दी। कौन सी मूर्ति रख दी? गलत तरीके से, मतलब लोकल मूर्तियाँ, डुप्लीकेट, और यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी एंटिक जो आर्ट है हमारा, वो बाहर की म्यूजियम, बाहर की जगह पे रखा गया है, चुरा चुरा के लेके जाया गया है ना। तो इसको देखना, चलिए आपको बताना, आपका एक होमवर्क है, विश्वनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है और कैसा है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, विश्वनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 50 साल पहले इसको चुराया गया था तमिलनाडु से, है ना, ये आप याद रख सकते हैं। 2 मूर्तियाँ इस मंदिर से चुराई गई थी, जो कि लॉस एंजलिस में। एक छोटी सी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, है ना, हंसते रहिए खेलते रहिए, दैनिक भास्कर से ये मैंने उठाया है। 2007 T20 वर्ल्ड कप जिताया, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताया, तो धोनी की तो बात ही अलग है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि धोनी की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है, BCCI का कुछ प्लान है। अब देखते हैं वो क्या प्लान है। धोनी को फियरलेस स्किल सिखाएंगे, हो सकता है किस बेसिस में, कि हो सकता है कि धोनी को इंडिया के अंदर ऐसा कोच लेके आया जाए, या अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच बनाया जाए, जैसे कि T20 के लिए बहुत अच्छे ये करते हैं, तो T20 के लिए किया जा सकता है ना। तो अलग अलग फॉर्मेट के लिए ये कोच के बेसिस में या किसी भी तरीके से इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत है इंडिया को एक ऐसे कोच की, ऐसे गाइडलाइंस की, ऐसे गाइडेंस की, जहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम, और आज के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स की ओर नज़र मारते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं, ये जाके आपको सिंपली रीड करना है ना। इसमें कुछ खास असर नहीं, हमने कल इसको डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कैसे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही लिया, वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के इस आर्टिकल में दिया गया। चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। देखिए ये जो एक ऊपर आर्टिकल है, अगर आप देखेंगे, अ कॉल टू एक्शन टू अवॉइड क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ। अब ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लाइमेट से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि COP27 रिसेंटली इजिप्ट के अंदर हेल्ड हुई है ना। तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टिकल हैं, और आप कह लीजिए कि सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस भी किए हैं कहीं ना कहीं। आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को रीड करना है। इट इज़ जस्ट एन रिविजन आर्टिकल, आप इसे रिविजन आर्टिकल का नाम दे सकते हैं, कि सारी चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवाइज करवा गया है ना। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हमने जैसे टारगेट लिया था COP26 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज समिट जो हुआ था, क्लाइमेट का ग्लासगो
12th मंथ पहले, मतलब 1 साल पहले, है ना। तो वहाँ पे हमने बताया था कि अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से कम रखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी तो पहुंचा भी नहीं है, और अगर ये पहुंच जाएगा तो सोचो कितनी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। आप ऐसा सोचिए ना कि अभी क्या क्या हो रहा है। अभी कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जो कि एक्सट्रीम वेदर से इनइफेक्टिव हो, है ना, उससे नहीं पहुंचा हो। जैसे कि आप ले लीजिए कि फ्लड आए थे पाकिस्तान के अंदर, कितने बड़े फ्लड आए थे, है ना, देखने को मिला था। हीट वेव्स यूरोप के अंदर, हीट वेव्स देखने को मिली थी। फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिली थी। हरिकेन्स देखने को मिला था, हरिकेन्स देखने को मिला था यूएस के अंदर, है ना। ये कब हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही जब 1.1 डिग्री सेल्सियस वर्ल्ड का टेम्परेचर है। आप सोचिए अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया तो क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, है ना, बहुत ही आप ऐसा रख, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर कि गोल्ड रश क्या है ना, कि हम सभी लोग क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है फायदा कहाँ पे, तो फॉसिल फ्यूल्स को की ओर हम दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, है ना। कोई भी नई चीज है उसकी तरफ जो है कि हाँ इससे फायदा मिल जाएगा तो उसके ऊपर भागते जा रहे हैं। उसके प्लस माइनस भी देखना उतना ही जरूरी हो जाता है। अभी चाहिए कि हम क्या करें कि ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी है, कि कोई भी क्लाइमेट इमरजेंसी ना हो और वो चीज ना हो, है ना। ह्यूमैनिटी हैज टू एंड इट्स एडिक्शन टू फॉसिल फ्यूल्स। तो ह्यूमैनिटी को, हम सबको जो फॉसिल फ्यूल से एडिक्शन है उसको हटाना होगा, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आना होगा बड़े लेवल पे, एक मास लेवल पे, जिससे हम क्लाइमेट इमरजेंसी से बच सके। अब क्लाइमेट इमरजेंसी जो हो रहा है उसके कई नुकसान हो सकते हैं, है ना। देखिए मैं क्या करूंगा आपसे, ये वाला जो आर्टिकल है और एक आगे आर्टिकल है मैं आपको दिखा देता हूं, हेल्थ वाला, एक ये आर्टिकल, दूसरा टू, और एक ये तीसरा आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं, एक ये तीसरा आर्टिकल। तीनों आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ना, और तीनों को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा एक साथ, है ना, मतलब कंटिन्यूसली में डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे पॉइंट क्लाइमेट चेंज से बन जाए, है ना। मैं इसके नोट्स अलग से बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आपको करना यह है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। eduvers_news_analysis के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बताया कि आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल विल बियर द बर्न ऑफ द डिस्ट्रक्शन रोड बाय ड्रॉट, मेल्टिंग आइस शील्ड, क्रॉप फेल्यूर। तो सिर्फ एक जगह नहीं रह गया, अब इसके मल्टीपल इम्फेक्ट और मल्टीपल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी बढ़ रही है ना, डिजास्टर्स आ रहे हैं। उस डिजास्टर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है, पॉवर्टी आ रही है। उस डिजास्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा आप देखिए कि इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है ना, कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो कितना ज़्यादा इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है ना। तो अभी एक कुछ यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। अभी जो रिच कंट्रीज हो चुके हैं, डेटा ऐसा बताया जा रहा है कि 1 in 8 people in the world today but are responsible for the half greenhouse gases। तो आधी ग्रीन हाउस गैसेस के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं 8 में, मतलब 8 में से एक आदमी, है ना, ये याद रखिए। तो ये आपको एक याद रखना है। ओके, ये कहाँ के लोग हैं, ये रिच कंट्रीज के लोग हैं, है ना। जो रिच कंट्रीज लोग होते हैं वो ज़्यादा एक तरीके से फ्यूल और ये सारी चीज़ों को करते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें, रिच नेशन शुड बी डिलीवर द प्रॉमिस। अभी यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि अब वो $100 बिलियन देगा, कहाँ पे, 2020 के अंदर कहाँ देगा, जो डेवलपिंग नेशन है उनको देगा इन सब से डील करने के लिए, है ना। तो लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, वो सारी चीज़ ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो ये एक आर्टिकल के अंदर पॉइंट रखा गया कि सर इसको लेके आने की आवश्यकता है। जो क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं इसको स्टार्ट करिए, जो ये रुका हुआ है हमारे पास पैसा, उस सबको पैसे को आगे लेके आइए, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज को दीजिए जिससे वो भी इसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सके, है ना। एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर इंडिया के लिए बताया गया है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक सेंट्रल बैंक और अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड लुब्रिकेंट स्टेट द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नीडेड टू डील विद द इकोलॉजिकल इमरजेंसी डिमांडेड सच रेडिकल थिंकिंग रिटर्न। तो अभी हमें कितनी पैसों की जरूरत है, आप सोचिए ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है अगर आपको इस इकोलॉजिकल इमरजेंसी से डील करना है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप अपने आंसर के अंदर पुट कर सकते हैं। क्लियर?
और अभी हमें ज़रूरत है कि एक्ट नाउ, तुरंत हमें एक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि अब बैठे रहिए, बात करते रहिए और चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व। तो दैट विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। ओके, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि हेल्थ इज़ द फोकस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हमें ये वाला आर्टिकल तो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपसे ये वाला आर्टिकल जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। टैक्स एंड कंटेक्स के अंदर ये आर्टिकल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। जीएस पेपर नंबर 3 इन्वायरमेंट से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को लिंक किया गया है ना। कैसे लिंक किया गया है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्लाइमेट चेंज के वेरियस एस्पेक्ट को समझाया गया है। अभी तक हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहे थे, डिजास्टर्स तेजी से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ में क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट आई है, लैंसेट की रिपोर्ट है, COP27 इजिप्ट में हुआ, आपको सबको पता है ना। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय लैंसेट ने रिपोर्ट निकाली है ट्रेस द डिटेल लिंक बिटवीन द चेंजिंग वेदर इवेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल। किस तरीके से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट हेल्थ में आ रहा है, ये एक रिपोर्ट है। सपोज यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि लैंसेट ने अभी कौन सी रिपोर्ट निकाली, या फिर रिपोर्ट का नाम देके पूछे ये रिपोर्ट किसने निकाली, आपको बोला जाए कि यूएनएफसी निकाली है या डब्ल्यूएचओ ने निकाली है या लैंसेट निकाली है, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। लैंसेट तो कभी सुना नहीं, अगर आप रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ कुछ डब्ल्यूएचओ होगा, हेल्थ से रिलेटेड है तो, या फिर क्लाइमेट चेंज है तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा, यूएनएफसीसी से होगा, तो आप उसे टुक कर देंगे, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये ध्यान से इसलिए पढ़ना है। तो 2022 लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, Health at the mercy of fossil fuel point out that the world reliance on the fossil fuel increases the risk of diseases, है ना। अगर आप फ्यूल्स को ज़्यादा यूज करते हैं तो आपकी जो हेल्थ कंडीशन बेकार होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तेजी से बढ़ जाती है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, अदर इलनेस रिलेटेड टू हीट्स वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। कैसे, अब क्या क्या आउटलाइन से इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, आपको इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आज अगर आप चाहें तो कोई भी आर्टिकल ना रीड करें, लेकिन ये आर्टिकल आपको जरूर जाकर रीड जरूर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस लेक्चर, है ना, आज का। यहाँ पे बताया गया कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है ना, सिर्फ इंडिया की नहीं हर जगह की, जैसे कि एडल्ट्स हो गए अबव द एज ऑफ 65 ईयर ओल्ड, है ना, चिल्ड्रंस जो यंग चिल्ड्रन हैं, ठीक है। 3.7 बिलियन मोर हीट वेव डेज इन 2007 दैट एनुअली इन 1986 to 2005। तो ये सबसे ज्यादा एक्सपोज वल्नरेबल कौन हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, एडल्ट्स और बच्चे। तो ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्ट के अंदर चीजें बताई गई हैं, है ना। नाउ हाउ इज इट लीडिंग टू द राइज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। कुछ डिसीजेस को तेजी से बढ़ रही हैं, एमर्जिंग डिसीज, नई नई डिसीज निकल के आ रही हैं, वो हेल्थ क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे होगा। आप खुद लगाइए ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, आपके आसपास की चीजें चेंज हो रही हैं। जब क्लाइमेट हीट तेजी से बढ़ेगी, हीट का इफेक्ट आएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, है ना, वायरस वगैरह अलग तरीके से डेवलप होंगे और उसकी वजह से आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी में डिसीज होने की संभावना तेजी से बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है बात आपको, है ना। जैसे कि पानी तेजी से कहीं गिर गया बहुत ज़्यादा, तो मलेरिया, अभी एक डेटा है फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन है इंक्रीज इन द हाईलैंड एरिया ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो मलेरिया तेजी से जो फैलता था, इट ऑल्सो से द नंबर ऑफ मंथ सुटेबल फॉर मलेरिया, जो मलेरिया ट्रांसमिशन का रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ गया, है ना। कहाँ कहाँ पे, अमेरिका में और हाईलैंड ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका के अंदर। फिर डब्ल्यूएचओ ने बोला, प्रिडिक्ट किया दैट बिटवीन 2030 एंड 2050 climate change is expected to cause an approximately 250,000 additional death per year। वो बता रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु होगी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। किस वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, मलेरिया की वजह से, डायरिया की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से, जो कि सभी किस चीज़ का रीज़न है कि ये किस चीज़ की वजह से आ रहे हैं, सभी के सभी क्लाइमेट चेंज के एक तरीके से बच्चे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हो रहे हैं। ये सब डेथ होगी 2030 से 2050 तक के बीच में। मे बी दिस डेथ इंक्रीज हो सकती है अगर हमने इसके ऊपर वर्क नहीं किया तो। ये डब्ल्यूएचओ का प्रेडिक्शन है। क्लियर, अब ये अपने आंसर में लिख सकते हैं।
एवरी डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी का कोई भी डायमेंशन उठा लीजिए आप, सभी के सभी यहाँ पे कवर होते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हायर टेम्परेचर क्रॉप यील्ड्स, जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती है उसको इफेक्ट करेगा, अच्छी खेती नहीं हो पाएगी, है ना। ग्रोथ सीजन और द शॉर्टनेस, जो ग्रोथ के सीजन है वो छोटे होने लग गए हैं, है ना। ग्रोथ सीजन छोटे हो जाएंगे तो फसल की पैदावार कम होगी, है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या है, डिस्टर्ब सप्लाई। एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, लैंडस्लाइड हो गया, भूकंप आ गया, है ना, साइक्लोन आ गया, तो जो फूड की रेगुलर जो सप्लाई हो रही थी वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी, है ना। फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, एसेसिबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इफेक्ट और इम्पैक्ट होंगी, है। क्लियर हो गया। फिर बताया गया है कि हमको मालूम है जैसे कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से 161 मिलियन मोर पीपल फेस्ड हंगर इन 2020 देन 2019। सोचिए 161 मिलियन लोग वैसे ही कोविड की वजह से क्या हो चुके हैं, वल्नरेबल सेक्शन में आ चुके हैं और वल्नरेबल हो चुके हैं, साथ ही उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन हो रही है। भूख मतलब एक तरीके से भूखे सो रहे हैं। आप सोचिए इससे बुरी हालत क्या हो सकती है, इतने लोग वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं। तो अगर आप और हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, इन सुविधाओं का हमें मिल रहा है, तो हमें आपको और हमको बहुत ही लकी समझना चाहिए कि यार हम लोग ना बहुत लकी हैं कि इस तरीके से कर पा रहे हैं। और जितना हो सके उतना गरीबों की और आसपास आपके जितने जिस तरीके से आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मदद करिए, है ना। ये आपकी एक पर्सनल ह्यूमैनिटी होती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये पूरा आर्टिकल के अंदर यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि क्या चीज़ें निकल के आई हैं, है ना, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए इसको लेके, क्या हम सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉट ऑल ग्लूम एंड डूम, हेल्थ सेंटर रिस्पॉन्स टू द co-existing climate energy cost of leading crisis, providing opportunity to deliver healthy low carbon future in a state. This is the way a health center response would work. It would reduce the likelihood most catastrophic climate change impact while improving energy security, creating opportunity for the economic recovery. क्लियर। यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से हेल्थ जो सेंटर्ड हमें पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी और हमें क्लाइमेट और हेल्थ को रिलेट करके, इसको अलग ना मानते हुए, इसको एक साथ लेते हुए कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो उससे सिर्फ ये डिजास्टर्स नहीं, हमारी हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी। और अगर हेल्थ इम्पैक्ट होगी तो फिर अगर सोचिए ना, हेल्थ तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, जो बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर काया राखे शरीर है, तो ऐसा कुछ एक दोहा भी है, बताया जाता है कि अगर आपका शरीर है तभी धर्म कर्म और सारी चीज़ें हो पाएंगी, और शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो फिर कोई भी चीज़ होने का फ़ायदा नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा हो, है ना, कितना भी मनी हो, कितना भी आपके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो, उस सब चीज़ों का कोई फ़र्क, कोई मतलब नहीं रह जाता है आपके पास अगर आपके पास क्या नहीं है, आपके पास सही हेल्थ नहीं है तो। और क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली हिट कर रही है हेल्थ के ऊपर, है ना। लोगों की वल्नरेबिलिटी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से डील करें, है ना। जो कि जैसे कि आप देखेंगे ना, दिल्ली के अंदर कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसके जो रीजन्स हैं सबको मालूम है रीजन्स क्यों बढ़ रहे हैं, स्टबल बर्निंग वगैरह हो रही है ना। लेकिन उसके ऊपर कोई भी इस तरीके से एक लेके नहीं आ रहे हैं ना कि हम अच्छे से चीज़ों को लेके आए, उसे सॉल्व करें। अब वो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो जो पूरी कंट्री मिलके सॉल्यूशन नहीं लेके आ पा रही, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना, बहुत बड़ा कंसर्न है ये। फिर बात कर रहे हैं कि जो इमिशन हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड डाइट रखनी चाहिए, है ना। एक नया सॉल्यूशन दिया गया कि प्लांट बेस्ड डाइट रखना चाहिए, ना कि हमें क्या करना चाहिए, मीट हो गया, रेड मीट, मिल्क प्रोडक्शन, ये सबको नहीं लेना चाहिए, जो कि रिड्यूस इमिशन को काम कर होगा, मतलब हेल्प करेगा इमिशन को रिड्यूस करने पे। तो डाइट रिलेटेड जो डेथ होती है, जैसे कि सब्सटेंस रिड्यूसिंग द जूनोटिक डिसीजेज, अगर आप नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं, है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये एक तरीके से आर्टिकल का व्यू है, आप चाहें तो अपनाएं, चाहें तो नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ज़रूर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्लियर। क्या, जैसे जूनोटिक डिसीजेस कैसे बढ़ती हैं, किसी ने कुछ खाया नॉन वेज वगैरह, उसके सपोज अगर उस जानवर के अंदर, जो भी जानवर कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी एक तरीके की डिसीज़ रही, और तो सपोज अगर वो डिसीज़ आपको हो गई, तो
फिर वो इसी तरीके से जूनोटिक डिसीज़ फैलेगी 1% टू 2% और इसी तरीके से वो डिसीज़ सामने आ जाएगी। ऐसे हमने कई कम्युनिकेबल डिसीजेस देखी हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी देखी हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स से क्लाइमेट चेंज और हेल्थ से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करना है। एयर पॉल्यूशन, देखिए अब यहाँ पे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 2019 17.8% ऑफ द ऑल डेथ एंड 11.5% ऑफ द रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर एंड अदर रिलेटेड डिसीजेस आर एट्रीब्यूटेड टू हाई एक्सपोजर्स ऑफ द पॉल्यूशन। तो लैंसेट ये रिपोर्ट निकालता है, एक दिन लैंसेट से सारी रिपोर्ट को सामने लेके आऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है। ओके, लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, जैसे कि जो एल्डर लोग हैं, है ना, ये सारे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन सबको। हेल्थ के अभी हमने सारे पॉइंट्स लगभग देख लिए, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी आ जाते हैं कि अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एयर पॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पे कुछ और बताया गया है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन से रिलेटेड बनाने वाले टॉप लोग हैं, है ना, और पॉलिसी वगैरह इन सारी चीज़ों से बनाने वाले लोग हैं, वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड डील करने वाले लोग बहुत कम हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कम है, ये बताया गया। जैसे इंडिया टू प्लेस हेल्थ एज सेंटर ऑफ एयर क्वालिटी गवर्नेंस, इंडिया को करना चाहिए जो कि गवर्नेंस के अंदर एयर क्वालिटी को लाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए आप, मैंने अंडरलाइन किया है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिवर्स करता है अ लेक ऑफ एनी हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव। उनके पास हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो एयर क्वालिटी के ऊपर आप बना रहे हो और आपके पास रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। मतलब आप ऐसा समझिए ना कि हेल्थ का, एयर पॉल्यूशन नेगेटिव होने का क्या इम्पैक्ट है, हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है, तो आप जो इम्पैक्ट हो रहा उसी के ऊपर नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ये दर्शाता है, जो आपने आंसर राइटिंग में जरूर से मेंशन करिएगा। ओके, हेल्थ सेक्टर रिप्रेजेंट कंप्राइजेज ऑफ लेस देन 5% रिलेटेड हो जाते हैं इसके अंदर। क्लियर? तो पॉलिसी, रिसर्च और ये सारों के इन सभी चीज़ों के अंदर क्या है, इन सभी चीज़ों के अंदर जो पॉलिसी बनाता है सेंटर और पब्लिश करता है रिपोर्ट्स वगैरह, उन सब के अंदर जो हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 5% से भी कम है। उन्हीं का काम है एक तरीके से देखना करना, और उन्हीं वही लोग बहुत ज़्यादा कम है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो अपने आंसर में लगा सकते हैं। हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस विल ड्राइव आवर डिटर्मिनेशन टू अचीव सब्सटेंशियल हेल्थ बेनिफिट फ्रॉम द क्लीन एयर। तो हमें ऐसा क्या चीज़ों को लर्न करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे हमें सीख कर और प्रॉपर एक आगे टारगेट बना के उसके ऊपर धीरे सबको वर्क करना चाहिए। अब देखिए, जन भागीदारी से ही ये चीज़ जो है मुझे लगता है संभव है। सिर्फ गवर्नमेंट करेगी और आप सोचेंगे कि हाँ गवर्नमेंट कर दे और काम खत्म हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो? क्योंकि अगर हर एक आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा एयर पॉल्यूशन, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड, तब तक ये चीज हो पाना बहुत ही नामुमकिन जैसा मुझे लगता है। क्लियर? चलिए, पूरा आर्टिकल था हमने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, और जो भी हैं आप इसको जस्ट जाके एक बार रीड करिएगा, है ना, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, चलिए, एक ही आर्टिकल है, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म इरोडिंग स्टेट्स ऑटोनॉमी। फेडरलिज्म पॉलिटी और इकोनॉमी से दोनों से रिलेटेड ये आर्टिकल डील करता है। अगर आप देखेंगे जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 दोनों से रिलेटेड ये आर्टिकल है ना। अभी दोनों से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे समझाया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और क्या है। यहाँ पे नीति आयोग की एक तरीके से गवर्नमेंट की आलोचना की गई है ना, ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल कौन लिखते हैं, ये आर्टिकल है लिखने वाले हैं बी विनोद कुमार जी। ये वाइस चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के रह चुके हैं एंड अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति 14th एंड 15th लोकसभा से, है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, नीति आयोग को इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। क्या नीति आयोग तो आया, पहले तो लगा कि यार बहुत तगड़ा आया है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, फेथ, कल्चर, इकोसिस्टम, सब कुछ इंडिया के पास। लेकिन नीति आयोग इज टू बी द फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दैट स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा, सब करेगा, पर अब वो प्रमोट नहीं कर रहा। एक तरीके से आप देखेंगे ना कि नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा वो ये चीज बता रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट की बात कर रहे हैं कि यार स्टेट के पास ऑफ बजट बहुत तेज है, स्टेट जो है अलग अलग जगह से बोरो कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो सेस है वो किस तरीके से हो रहा है कि शेयर ऑफ सेस जो है बढ़ा दिया गया है सरचार्ज के अंदर इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू
सेंट्रल इंक्रीजेस 13.5% टू 2015-14-15 टू 20% इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 2020-23। अब ये क्या होता है, मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, है ना, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस मतलब क्या होता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब प्रॉपर टोटल टैक्स कितना है। अब इस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये जो पार्ट है ब्लू वाला जो मैं दिखा रहा हूं, ओके, ये पार्ट है क्या, सेस और सरचार्ज। क्लियर हुआ, सेस है और सरचार्ज है, और ये वाला पार्ट है जो अदर मीन्स से आता है। तो गवर्नमेंट जो है सेस और सरचार्ज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो पार्ट है इस चीज को उसने बढ़ा दिया है। लेकिन इस चीज को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को यहां से यहां कर दिया है, सपोज ये लाइन तक लेके आ गए हैं, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, आपको पॉइंट में दिखा देता हूं, ये देखिए कितना दिया गया है यहाँ पे, 13.5% से 20% बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे पहले सपोज ये 13.5% था, अभी ये प्रॉपर मिलके कितना हो गया है, 20% हो गया है ना। पहले ये 13.5% था, अगर ये बढ़ा दिया गया तो इससे सर प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम ये है कि जो सेस और सरचार्ज होता है ये सेंटर के साथ, वो सेंटर जो है स्टेट के साथ कभी भी शेयर नहीं करता है। क्लियर हुआ पॉइंट, ये शेयर नहीं करता है। स्पेशल कंडीशन हो जाए तो वहां की अलग बात है, स्पेशल कंडीशन में शेयर करता है, पर नॉर्मल कंडीशन में ये चीज शेयर नहीं करता है। सिर्फ कौन सा पार्ट शेयर किया जाता है, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है ये शेयर किया जाता है। तो अगर टैक्स का ये जो पार्ट है इस पार्ट को बढ़ाएंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो स्टेट के रेवेन्यू हैं वो एक तरीके से घट जाएगी। क्लियर हुआ पार्ट, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारी चीज यहाँ पे बता दी। तो यहाँ पे फिर बताया गया कि 15 फाइनेंस कमीशन की क्या टारगेट थे कि 29.6% शेयर बिकॉज ऑफ हायर सेस चार्ज की वजह से, है ना, 15 फाइनेंस कमीशन ने बताई सारी चीजें। नाउ फिर इसके अंदर क्या बताया गया, फिर इसके अंदर एक वर्ड था इन्वेस्टमेंट। आपको मैं बता देता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि अभी स्टेट क्या कर रही है, बोरो कर रही है। अब स्टेट क्या बोरो कर रही है, स्टेट जो है पैसा बोरो कर रही है अलग अलग जगह से, है ना, और उस बोरो, चलो बोरो कर रही है अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना बोरो करने से, लेकिन उसका यूज कहां हो रहा है, रेवेन्यू में यूज हो रहा है। जो एक्सपेंडिचर हो रहा है सॉरी इसका, वो कहां हो रहा है, एक्सपेंडिचर नॉर्मल डे टू डे वर्किंग कंडीशन यहां वहां हो रहा है, ना कि कैपिटल में हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रहा है। मतलब जो बोरोइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है लेकिन उससे कुछ हमें फायदा नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट में उसका यूज नहीं हो रहा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक तरीके से आप कहिए फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये चीज कहते हैं इसको, फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आपको बता दूं वो वाला पार्ट पैसा बोलेंगे तो पैसा नहीं है, जैसे कि आपने बिल्डिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि रोड के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, ये सारी चीजें जैसे मशीनरीज लिया है, ये सब क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यही सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। कुछ दो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर कभी भी आप पैसे को नहीं रखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे, ऐसी चीज जो फिजिकल कैपिटल है, जो कि किस चीज का पार्ट है, फाइनल गुड्स का पार्ट है, फाइनल गुड्स का पार्ट है। पहला पॉइंट फाइनल गुड्स का पार्ट है और कैपिटल का पार्ट है, फिजिकल कैपिटल है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज के अंदर डिस्कस कर ली हैं, है ना। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बस एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि किस तरीके से इरोड हो रहा है स्टेट, है ना, ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है स्टेट को, फेडरलिज्म पूरा आपने रख लिया एक तरीके से। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि दो लोग जो है आपस में मिल के काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। ये सेंटर हो, ये स्टेट हो गया, छोटे छोटे सपोज ये स्टेट हैं, ये आप लोगों के लिए और स्टेट बना देता हूँ मैं, है ना। अलग अलग प्रकार के स्टेट होते हैं। और ये क्या है, ये सेंट्रल है, सेंट्रल के अंदर ही सारे स्टेट हैं।
लेकिन इन दोनों के बीच में काम करने का जो तरीका है वो गलत हो रहा है, नहीं काम अच्छे से कॉपरेट करके काम नहीं हो रहा, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्रिटिसिज्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, तो जो अपने आंसर के अंदर पुट करना है। क्लियर। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, है ना। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।